हम शिकारी थे, खाने की तलाश में भटकते थे। हर तरफ मौजूद सीमाओं में घिरे हम जीते थे पृथ्वी, महासागर और आकाश के दायरों में। लेकिन सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ जाना हमारी पुरानी आदत है। हजारों नाकामियों, मुश्किलों और गलतियों के बावजूद हम इंसान बड़े बड़े काम करने की हिम्मत रखते हैं। हमारी ये खाना बदोश प्रजाति आज से 100 साल बाद कहां होगी और कहां होंगे हम आज से 1000 साल बाद। ब्रह्मांड के इस छोटे से हिस्से पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपने इस ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते। ऐसा हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द कई और भी दुनियाएं हों। तो आज हम एक ऐसे अंडरग्राउंड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। मैं आपको पहले कांटेक्ट की वो कहानी सुनाऊंगा जो सच है। हम मिलेंगे इस दुनिया के कुछ सबसे साहसी लोगों से, साथ ही कदम रखेंगे अपने उस भविष्य में जो सच में हो सकता है। और हो सकता है कि हमें अपने दूर के वंशजों के घर मिल जाएं उन सितारों में। विज्ञान की वजह से ऐसा मुमकिन हो सकता है, पर कल्पना के बिना हम कहीं नहीं जा सकेंगे। हमारी सारी कल्पनाओं के यान को दो ही इंजन आगे बढ़ाते हैं, आशंका और उम्मीद। इस यान को रास्ता दिखाने वाले विज्ञान के नियम इसे बेहद ताकतवर बना देते हैं। नए विचारों को अलग अलग तरीकों से आजमा कर देखना और जो अच्छे लगे उन विचारों को आगे बढ़ा देना, जो ना लगे उन्हें नकार देना। सुरागों के सहारे ही आगे बढ़ते चले जाना और हर चीज पर सवाल उठाना। अगर हम इन नियमों को अपनाएंगे तो ये सारा ब्रह्मांड आपका होगा। तो चलिए मेरे साथ। हमारी कल्पना का यान हमें अंतरिक्ष और समय कहीं भी ले जा सकता है। यह ब्रह्मांड हमारी सामने वाली खिड़की के बाहर है। अगर आपको अतीत में झांकना है तो नीचे देखिए। और अगर भविष्य देखना है तो ऊपर देखिए। और इस सफर में
हम जाएंगे एक बहुत दूर की आकाशगंगा तक। साथ ही हम ये जानेंगे कि हमें ब्रह्मांड के अंदर इतनी दिलचस्पी कैसे होने लगी। वहां वो रहा नासा का वॉयेजर 1, वो जो 1977 में लॉन्च हुआ, इंसान के हाथों बनी सबसे दूर तक जाने वाली चीज। पिछली मुलाकात के बाद से वो और दूर गया है और उसने तय कर लिए हैं तकरीबन 2.5 लाख करोड़ किलोमीटर। और वॉयेजर हमारी आकाश गंगा के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा है, पर हमारी मंजिल है उससे भी बहुत आगे। ब्रह्मांड का महासागर बना है स्पेस और टाइम से, और स्पेस के बारे में जानने के लिए टाइम का सफर तय करना पड़ेगा। हमारा सफर हमें अपने घर से बहुत दूर ले जाएगा, 1 लाख करोड़ लाइट ईयर से कुछ आगे। साथ ही हम 1 लाख करोड़ साल पीछे अतीत में जाकर एक ऐसी भयानक घटना को देखेंगे जिसने समय की चाल को बिगाड़ दिया था। अब हम अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं, और इसी के लिए तो हम यहां पर आए थे। ये 2 ब्लैक होल्स विशाल तारों के एक जोड़े के खत्म होने के बाद पैदा हुए थे, और तभी से यानी लाखों सालों से ये ग्रेविटेशनल टैंगो कर रहे हैं। असल में हम यहाँ क्लाइमैक्स के लिए आए हैं। जब वो दोनों टकराएंगे, स्पेस टाइम की एक ऐसी सुनामी उठेगी जो स्पेस को हर दिशा में अपने हिसाब से बढ़ा और घटा देगी। इससे समय की गति पर प्रभाव पड़ेगा, जो पहले तेज होगी और फिर कम हो जाएगी। इससे समय की गति कम हो जाएगी। स्पेस टाइम की एक ऐसी सुनामी उठेगी जो स्पेस को हर दिशा में घटा और बढ़ा देगी, लगभग 1 अरब लाइट ईयर्स से कुछ आगे। एक घटना जो लगभग 1 अरब साल पहले घटी थी, उसका हमसे क्या वास्ता हो सकता है? आइंस्टाइन ये समझने वाले पहले इंसान थे कि मैटर पूरे स्पेस टाइम में रिपल्स भेज सकता है। उन्हें लगा कि मैटर के जबरदस्त विस्फोटों से रिपल्स से कुछ और बड़ा पैदा होना चाहिए, बड़ी वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स। इस वक्त आप मुझे अपने पास मौजूद किसी भी प्रकार के डिवाइस पर देख और सुन रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, अगर उसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स को इस्तेमाल करना सीख लें तो फिर कौन जाने। वो वैज्ञानिक जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रयोग किया करते थे 19वीं सदी में, उन्होंने कब सोचा होगा कि एक दिन हमारी दुनिया ऐसी होगी। कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने पहले ही बता दिया था कि ब्लैक होल्स होते हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स इस बात का पहला सबूत है कि ब्लैक होल्स सच में होते हैं। पर वो हमारे लिए ब्रह्मांड को जानने और समझने का एक नया तरीका भी बन सकती हैं। हम उसके साथ अपने विज्ञान के ज्ञान को मिलाकर उस काले विशाल महासागर में उन सब लाइट्स को लेकर जा सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और विजिबल लाइट। ब्रह्मांड की खोज का ये सबसे नया तरीका एक दिन ये जानने में हमारी मदद कर सकता है कि उन ब्लैक होल्स और दूसरी छिपी जगहों के अंदर क्या होता है जिनसे ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बना है। कैसा रहेगा अगर हम उन ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगा सकें जो उत्पत्ति के शुरुआती पल में ब्रह्मांड के जन्म के समय पैदा हुई थी। कैसा रहेगा अगर हम अपने विजन को बढ़ाकर लगभग 14 अरब साल के पूरे कॉस्मिक एवोल्यूशन को देख सकें। तो आखिर इंसान इतने समझदार कैसे हो गए? हम अपनी प्रजाति के विकास के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं, पर इंसानों का ये दिमाग इस तरह विकसित कैसे हुआ? वो सीढ़ी लगाकर सितारों तक पहुंचने का पागलपन से भरा ख्याल आया कहां से? हम इंसान ब्रह्मांड की खोज करने में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे थे? इसका जवाब
हमें वहां मिलेगा। हमारे लिए कॉस्मिक कैलेंडर समय की विशालता को समझने का एक जरिया है। हमने ब्रह्मांड के शुरू होने से लेकर इस पल तक के पूरे समय को लिया और उसे कंप्रेस करके एक साल के कैलेंडर में डाल दिया। इस स्केल पर हर महीना लगभग 1 अरब साल से कुछ ज्यादा को दर्शाता है। हर दिन का मतलब लगभग 4 करोड़ साल है। हमारी अपनी कहानी हमारी इस छोटी सी दुनिया की सभी दूसरी जिंदगियों के साथ शुरू होती है। इस पृथ्वी पर सांस लेने वाली हर चीज का ओरिजिन एक है। ये 15 सितंबर को तकरीबन 4 अरब साल पहले गहरे महासागर के अंधकार में हुआ था। इस छोटे से एक कोशिका वाले जीव के अंदर एक तरह का केमिकल लैडर था। वो था डीएनए डबल हेलिक्स, स्टार स्टफ, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, दूर स्थित तारों पर तैयार हुए एलिमेंट्स जिन्हें बिग बैंग से निकली हाइड्रोजन का साथ मिला, जिससे उन्हें इस छोटे संसार में अपना वजूद पाने में कामयाबी मिली। कुछ बेतरतीब बदलावों से, जीन्स में आए म्यूटेशन से कुछ जीव जिंदा रहने में ज्यादा कामयाब रहे, जिसे हम एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये लैडर लंबा होता चला गया, फिर इसमें और कड़ियां जुड़ती चली गईं। और फिर उन पौधों और जानवरों को विकसित होने में लगभग 3 अरब साल और लगे, जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर कॉस्मिक कैलेंडर में छुट्टियां होती तो उनमें 26 दिसंबर की छुट्टी जरूर होती। लगभग 20 करोड़ साल पहले इसी दिन पहले मैमल्स विकसित हुए थे। वो पृथ्वी पर जीवन का एक नया फीचर लेकर आए। वो था नियोकॉर्टेक्स। ट्रायासिक के जमाने में उसका जिंदा बचना आसान नहीं था, पर मैमल्स को डराने वाली डायनासोर्स की प्रजाति लुप्त हो चुकी थी। वो इस तरह के छोटे जीवों के अंदर के नियोकॉर्टेक्स का विकास ही था जिसने इनके वंशजों को पूरे ग्रह पर छा जाने के लायक बनाया। मैमल्स कुछ और लेकर आए जो नया था। वो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, उनका ख्याल रखते थे और उनमें प्यार था। ये मदर्स डे था कॉस्मिक कैलेंडर का। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो भी जीव खुद को वातावरण के अनुसार ज्यादा अच्छी तरह से ढाल सकेंगे, वो बच्चे पैदा करने और बचने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। इस चुनाव में समझदारी की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। एक घटना से जिसमें सिर्फ 13 एटम शामिल थे, इस ग्रह की किस्मत बदल गई थी। 13 एटम कितने छोटे होते हैं? नमक के एक कण से कई हजार गुना छोटे होते हैं। हमारे सिर्फ एक पूर्वज के डीएनए में किसी तरह से एक म्यूटेशन हुई। हमारी गरिमा और गौरव और हमारा ज्ञान और सारी उपलब्धियां, उन सब का कारण हो सकता है ये एक अकेले जीन का एक बेस पेयर। सिर्फ एक कड़ी ने नियोकॉर्टेक्स को प्रोग्राम किया कि वो और बढ़े और ज्यादा फोल्ड हो सके। या तो वो किसी कॉस्मिक रे का असर था, या फिर एक सेल से दूसरे सेल के बीच ट्रांसमिशन में कोई गलती हुई थी। खैर, वो जो भी था, उससे हमारी प्रजाति में एक ऐसा बदलाव आया जिसका असर पृथ्वी की सभी दूसरी प्रजातियों पर पड़ा। यह हमारे कॉस्मिक कैलेंडर पर न्यू ईयर्स ईव के मौके पर हुआ। पता नहीं वो अच्छा हुआ या बुरा, पर उससे हमारे अंदर वफादारी आ गई। हम धीरे धीरे ज्यादा लोगों की फिक्र करने लगे। हम भविष्य के बारे में और सोचने लगे। हमें दुनिया को बदलने की ताकत पैदा हुई। अब हम जवाबों के लिए अपने ब्रह्मांड को खोजने लगे। वो नाम जो हमने अपनी प्रजाति को दिया, होमो सेपियंस, यानी समझदार इंसान। और दिलचस्प बात यह है कि उस सब के पीछे तारों तक जा रहे हमारे छोटे से डीएनए लैडर की एक कड़ी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हमारे कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी घंटे में, बल्कि यूं कहें कि आखिरी मिनट में, हमारे पूर्वज शिकारी थे। वो खाना ढूंढते थे, छोटे छोटे समूहों में रहते थे। जानते हैं, जब लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि ये तो इंसान की फितरत है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। वो आम तौर पर हमारे अंदर के लालच, हमारे घमंड और हिंसा की बात कर रहे होते हैं, पर हमें इंसान बने 1-2 नहीं, कई लाख साल हो चुके हैं।
और उसमें से ज्यादातर समय हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हमें यह कैसे पता? उन अन्वेषकों और मानव विज्ञानियों के लेखों से पता चला जिन्होंने 400 सालों तक जीती जागती हंटर गैदरर सोसाइटीज का अध्ययन किया। बेशक एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, खास तौर पर मुश्किल समय के दौरान, पर इंसानों की जो बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं उससे ये साफ पता चलता है कि वो एक दूसरे के और पर्यावरण के साथ ज्यादा प्रेम से रहते थे। जो कुछ हमारे पास होता था हम उसे बांटते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि हम ग्रुप के बिना नहीं रह पाएंगे। हम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते थे, क्योंकि जीवन को सिर्फ एक जगह रहकर नहीं बिताया जाता था। हम अपने पुराने जंगली पूर्वजों से अलग थे, जो ताकत दिखाकर छीनने में यकीन रखते थे। और ईश्वर कहां थे? हर जगह पर, पत्थरों में और नदियों में, हर पेड़ में, हर पक्षी में, हर जीवित चीज में, हर कण में। ऐसा था इंसान का स्वभाव लगभग कई लाख सालों तक। मैं अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर खड़ा हूं और इस समय मैं ये सोच रहा हूं कि ये जगह लाखों साल पहले कैसी दिखती होगी। उस वक्त दुनिया के सारे होमोसेपियंस अफ्रीका में रहते थे, कुल मिलाकर यही कोई 10,000। अगर आप एक सर्वे मिशन पर निकले एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते तो आपको लगता कि हम एक लुप्त होती प्रजाति हैं। आखिर किसे पता था कि एक दिन हम लगभग 7 अरब हो जाएंगे? तो आखिर हुआ क्या? हम आज की पूरी दुनिया पर छाने वाली और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रजाति कैसे बने? पृथ्वी की पहली प्रयोगशाला में स्वागत है। हम ब्लॉम्बोस केव में हैं। यहां हमारे दिमाग के विकास से संबंधित कुछ विशेष घटा। हमारे पूर्वज यहां पर आयरन से भरे एक मिनरल ओकर के साथ साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो इसके लाल रंग का इस्तेमाल सजावट के लिए करते थे, पर इसे और चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता था। जानवरों की खाल को बचाना, दवाई के तौर पर, औजारों को धार देने के लिए, और शायद कीड़ों को भगाने के लिए भी। और वो ओकर पर कुछ सिंबल्स कुरेदते थे। इस पृथ्वी ग्रह पर बिल्कुल नई चीज हुई, कला। न खाने के लिए, न सिर छिपाने के लिए, सिर्फ निशानी के लिए कि कभी हम भी थे। ये कुछ हद तक उस सीढ़ी जैसा ही है, डबल हीलिक्स। चाहे इसका मकसद कुछ भी हो, ये इंसानी संस्कृति का सबसे पुराना अवशेष है। हम अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ना सीख चुके थे जिसका ताल्लुक सिर्फ इंसान से हो। और यही वजह है कि आज से 1 लाख साल पहले हुई किसी घटना के बारे में हमें आज पता चल रहा है। एक बहुत बड़ी खोज हुई थी इस ब्लॉम्बोस केव में। आधी रात से 25 कॉस्मिक सेकंड्स पहले, यही कोई 10 से 12,000 साल पहले, इंसान ने एक बहुत बड़ी ताकत की खोज की थी। खाने की खोज में भटकने की जगह हमने उसे जमीन में उगाना सीख लिया। इससे सब कुछ बदल गया। हमारे पूर्वजों ने कुछ और किया जो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने नए औजार और टेक्नोलॉजी इजाद किए ताकि पृथ्वी से पौधों और खाने को बाहर निकाला जा सके। वो एक जगह घरों के अंदर रहने लगे। प्रकृति और एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में आई थी, वो पौधे उगाना और जानवरों को पालना, वो सबसे बड़ी क्रांति थी, क्योंकि उसका असर हर चीज पर पड़ा। उस क्रांति का असर सिर्फ उस दौर तक ही सीमित नहीं था, उसका असर हम आज भी देख सकते हैं। पर ज्यादातर क्रांतियों की तरह ये भी कुछ बदलाव लेकर आई, जो अच्छे भी थे और बेहद भयानक भी। दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका था, घर। इस ग्रह पर एक खास जगह जहां पर आप और आपके पूर्वज पैदा हुए और रहे। और फिर लगभग 20 कॉस्मिक सेकंड्स या लगभग 7000 BCE पहले तक वो बस्तियां और बड़ी होती गईं। शैटाहोइक में आपका स्वागत है। ये एनाटोलियन प्लेन पर एक समुदाय है। मैं लगभग 9000 साल पीछे आ गया हूं। शाम के समय सब लोग अपने घरों में हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज इस शहर में तकरीबन उतने ही लोग हैं जितने कभी पूरे अफ्रीका में रहा करते थे।
इस शहर का आइडिया इतना नया है कि फिलहाल यहां ना तो कोई सड़क है और ना ही खिड़की। तो अपने अपार्टमेंट में जाने का सिर्फ एक तरीका है, आपको छत पर चलकर उसमें बने होल में से नीचे उतरना होगा। पर सड़कों और खिड़कियों के अलावा शैटाहोयक में एक और बेहद अहम चीज नहीं है। यहां पर कोई महल नहीं है। इंसानी समाज पर कृषि की शुरुआत का सबसे बुरा असर पड़ना अभी बाकी था। यहां पर कुछ लोग बहुत लोगों पर हुक्म नहीं चलाते थे। यहां पर 1% लोग अमीर और बाकी सब गरीब नहीं हुआ करते थे। यहां पर रहने वाली औरतों, मर्दों और बच्चों के फोरेंसिक एनालिसिस से पता चला है कि वो सब एक तरह का खाना खाते थे। उनमें अब भी पुराने जमाने वाला बांट कर खाने का गुण था। शैटाहोयक समानतावादी था। सबसे कमजोर वही खाना खाता था जो सबसे ताकतवर खाता था, और सब एक तरह के घर में रहा करते थे। एक तरह के एक जैसे घर। चलिए दिखाता हूं। ये सबसे शुरू के शहरों में से एक का एक टिपिकल अपार्टमेंट है। ये शैटाहोयक है जो अब टर्की में है, और 9000 साल पहले ऐसा ही दिखता था। ये काफी हद तक हमारे जैसे ही थे। ये वोल्केनिक ग्लास का एक टुकड़ा है जिसे ऑब्सीडियन कहते हैं। आईना हो तो ऐसा हो। काश हमें कोई तरीका मिल जाता जो यहां होने वाली सब चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाता। इस अपार्टमेंट में 7 से 10 लोगों का एक बड़ा सा परिवार रहता था। हर अपार्टमेंट का फ्लोर प्लान एक जैसा था। बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, सामान रखने के लिए जगह। शैटाहोयक के लोगों को चीजों को सजाने का बहुत शौक था। अपार्टमेंट्स में बहुत से दांत और हड्डियां और जानवरों की खालें देखने को मिलती थीं। ओकर, जिसे हमारे पूर्वजों ने लगभग 1 लाख साल पहले अफ्रीका में ढूंढा था, वो अब शैटाहोयक के इंटीरियर डेकोरेटर्स की पहली पसंद बन चुका था। पर लाल ओकर का अभी एक और चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला था। उन्होंने इससे एक बिल्कुल नई आर्ट फॉर्म को तैयार किया, नक्शा। इंसान ने पहली बार एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए यह बताने की कोशिश की कि स्पेस और टाइम में वो कहां है। तो मेरा घर यहां पर है इस ज्वालामुखी के हिसाब से, और कुछ लकीरों की मदद से इस कलाकार ने 9000 साल पुराना संदेश भेजा है। मैं यहां पर था जब ये ज्वालामुखी फटा था। शैटाहोयक का प्रयोग सफल रहा, और कुछ हजार सालों बाद हर तरफ शहर ही शहर दिखने लगे। जब अलग अलग तरह के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है और नई संभावनाएं सामने आती हैं। एक शहर एक दिमाग की तरह होता है जिसमें नए विचार उभरते और निखरते रहते हैं। यहां एम्स्टरडैम शहर में 17वीं शताब्दी में पुरानी और नई दुनियाओं के नागरिक इस तरह घुले मिले कि नए विचारों का एक सैलाब सा आ गया। इस वजह से विज्ञान और कला का एक सुनहरा युग शुरू हुआ। इटली में जियोर्डानो ब्रूनो ने ऐलान किया कि कुछ और दुनियाएं भी हैं। उसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई। पर सिर्फ 50 साल बाद हॉलैंड में एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन हॉयगिंस, जिन्होंने बिल्कुल वही बात कही, उन्हें बहुत इज्जत बख्शी गई। उस जमाने में लाइट की बहुत अहमियत थी। लाइट ने इंसान की सोच को नए पंख दिए। लाइट उन जगहों को सामने ले आई जो अब तक छिपी हुई थीं। लाइट को उस वक्त की पेंटिंग्स में भी देखा जा सकता है, खास तौर पर वर्मियर की पेंटिंग्स में। और लाइट में वैज्ञानिकों ने खास दिलचस्पी दिखाई। कपड़े के व्यापारियों की कई पीढ़ियों ने
स्टिच्ड फैब्रिक्स के थ्रेड काउंट की जांच करने के लिए एक लेंस इस्तेमाल किया था। उस वक्त के एम्स्टर्डम में ऐसे 3 आदमी थे जो लाइट से इतने प्रभावित थे कि वो एक पुराने डिवाइस को बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने कपड़े के व्यापारियों के लेंस से उन चीजों को देखा जिनको पास से देखने के बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था। ये बात नई दुनियाओं को ढूंढने और समझने की एक खिड़की बन गई। एंटनी वॉन लीवनहुक एक सिंगल लेंस से एक बूंद पानी में मौजूद हजारों माइक्रोकॉज्म को सामने लाए। उनके दोस्त क्रिश्चियन हॉयगिंस 2 लेंसेज इस्तेमाल करके तारों, ग्रहों और चांदों को इतना पास ले आए कि उनके फीचर्स नजर आने लगे। हॉयगिंस ये देखने वाले पहले इंसान थे कि सैटर्न के रिंग्स उससे दूर होते हैं और वो असल में क्या होते हैं। साथ ही उन्होंने सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन को भी ढूंढा। ब्रूनो की तरह हॉयगिंस का भी ये मानना था कि तारे दूसरे सूरज होते हैं और उनके इर्द गिर्द ग्रहों और चांदों के उनके अपने सिस्टम्स चक्कर लगाते हैं। पर पवित्र किताबों में उन दूसरी दुनियाओं और उन पर रहने वाले जीवों का कोई जिक्र क्यों नहीं था? बेशक इस विरुद्धता से एनलाइटनमेंट के लीडर्स के दिलों और दिमागों में बहुत बेचैनी पैदा हुई होगी, पर सिर्फ एक इंसान था जिसने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। वो रोशनी का एक और जादूगर था। बारूख स्पिनोजा अपनी किशोरावस्था में एम्स्टर्डम की यहूदी धार्मिक सभा के एक सदस्य रहे थे, पर 20-22 साल की उम्र में उन्होंने सरेआम ईश्वर के बारे में अपने विचार रखने शुरू कर दिए। स्पिनोजा के ईश्वर ब्रह्मांड के फिजिकल लॉज थे और उनकी पवित्र किताब थी प्रकृति की किताब। एम्स्टर्डम के यहूदी स्पेन और पोर्चुगल में हुई क्रूर अदालती पूछताछ के कारण बने शरणार्थी थे। उन्हें वहां यातनाएं दी जाती थीं और कत्ल किया जाता था। एम्स्टर्डम ने यहूदियों को शरण दी थी, पर उन्हें स्पिनोजा के उग्र विचार हॉलैंड में मुश्किल से हासिल हुई सुरक्षा के लिए खतरा लगते होंगे। उन्होंने उस युवा विद्रोही का बहिष्कार किया और उन्हें हमेशा के लिए शहर से बाहर निकालने का फैसला सुनाया। स्पिनोजा ने बिना माफी मांगे उस सजा को बहुत गरिमा के साथ स्वीकार किया। वो पास के हेग में रहने लगा। वहां उन्होंने एक कदम और आगे जाते हुए ये लिखा कि बाइबल को ईश्वर ने नहीं लिखवाया है बल्कि इंसान ने लिखा है। स्पिनोजा ने लिखा, ईश्वर को चमत्कारों में मत ढूंढो, चमत्कार प्रकृति के कानूनों का उल्लंघन होते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा तरीका उन कानूनों का अध्ययन है। उससे पहले किसी ने ऐसी बातें खुलेआम नहीं कही थीं। स्पिनोजा जानते थे कि चाहे हॉलैंड ही क्यों ना हो, वो आजाद विचारों की हदें पार कर रहे हैं। तो स्पिनोजा के मुताबिक किसी पर भी किसी धर्म को जबरदस्ती थोपना उसके साथ अन्याय है। स्पिनोजा की नजर में हर प्रकार की बड़ी धार्मिक परंपराएं संगठित अंधविश्वास थीं। उनके हिसाब से चमत्कारों की बातें आगे आने वाले आजाद समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं थीं। जब तक चर्च और स्टेट अलग नहीं हो जाते, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें अमरीकी और कई दूसरी क्रांतियों के पीछे छिपे विचारों की बात की गई थी। और जैसा कि अब होता है, तब भी कुछ लोगों को उनकी वो बातें पसंद नहीं आई। स्पिनोजा ने ईश्वर से जुड़े अपने विचारों के बारे में लिखना और बोलना जारी रखा और वो बैज ऑफ ऑनर के तौर पर हमेशा एक स्लैश्ड केप पहनते थे। उनकी मृत्यु 44 साल की उम्र में हो गई। शायद कई साल तक उस धूल में सांस लेने की वजह से जो माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स के लिए लेंसेज को ग्राइंड करते समय उठती थी। 250 साल बाद रोशनी के एक और दीवाने शख्स ने उस साधारण से कमरे में कदम रखा जिसे स्पिनोजा की बेहद असरदार फिलॉसफी का साक्षी मानकर संजो कर रखा गया था। नया लॉ ऑफ नेचर ढूंढने के लिए दुनिया भर में मशहूर इस इंसान से अक्सर पूछा जाता था, आप ईश्वर में यकीन रखते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं स्पिनोजा के ईश्वर में यकीन रखता हूं, जो वजूद में आई हर चीज की समरसता में दिखाई देता है। प्रकृति के कानूनों की हमारी समझ अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है, जितना कि स्पिनोजा या यहां तक कि आइंस्टाइन भी कभी सोच सकते थे। पर प्रकृति का एक कानून है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रकृति की किताब में 2 प्राचीन साम्राज्यों के बीच हुई संधि की एक कहानी है, वो संधि जो आगे चलकर टूटने वाली थी।
बहुत पहले दो साम्राज्य थे। उन दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके बाद वो दोनों कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। उन दोनों की साझेदारी लगभग 10 करोड़ साल तक चली और फिर एक साम्राज्य में एक नए प्रकार का जीव विकसित हुआ। उसके वंशजों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और संधि को तोड़ डाला। अपने घमंड में वो दोनों साम्राज्यों और साथ ही अपने लिए भी एक जानलेवा खतरा बन गए। ये कहानी सच्ची है। ये पृथ्वी पर जीवन के आधा दर्जन राज्यों में से दो की कहानी है, पौधों और जानवरों के साम्राज्य। हरियाली बनाए रखना आसान नहीं होता। फिजिकल कांटेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक ही जगह पर फंसे हो। कोई डेटिंग नहीं हो पाती। बस एक जगह बैठकर अपने बीजों को हवा में उड़ाते रहना। आपको बस हवा का इंतजार रहता है हमेशा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके कुछ पोलन्स को एक दूसरे प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पहुंचा दिया जाएगा। पौधे लगभग 10 करोड़ सालों तक ये हिट और मिस का खेल खेलते रहे, जब तक कि कुछ कीड़े विकसित होकर क्यूपिड की भूमिका निभाने लगे। उसके बाद जो हुआ उसे जीवन के इतिहास की सबसे बड़ी को एवोल्यूशन मैरिजेस कहना गलत नहीं होगा। एक कीड़ा एक फूल पर एक प्रोटीन रिच पोलन के डिनर के लिए जाता है। जाहिर है उनमें से कुछ पोलन उस कीड़े के शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर वो कीड़ा उन बचे हुए पोलन के साथ किसी दूसरे फूल पर बैठ जाता है। वो पोलन उस फूल को फर्टिलाइज करते हैं और वो रिप्रोड्यूस होता है। वो कीड़ों और फूलों दोनों के लिए ही फायदे का सौदा था, जिससे कई तरह के जबरदस्त बदलाव हमारे सामने आए। एक नया पौधा पैदा हुआ जिसमें पोलन के साथ मीठा पराग भी था। अब कीड़े सिर्फ खाना खाने ही नहीं आया करते थे, बल्कि उनके लिए डिजर्ट भी मौजूद था। कीड़े और मोटे होने लगे, उनके शरीर पर और ज्यादा बाल उगने लगे और यहां तक कि उनकी टांगों पर पाउच बन गए, ताकि वो रोज के फेरों में फूलों से ज्यादा पोलन्स ले सकें। अब वहां मधुमक्खियां थीं और ये एनिमल किंगडम की एक और प्रजाति के लिए अच्छी खबर थी, और वो प्रजाति थी हम इंसान। हम मधुमक्खियों और उनके साथी पॉलिनेटर्स के कर्जदार हैं, क्योंकि वो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। आप खाने की जो भी तीसरी बाइट लेते हैं, और ये बात उन पर भी लागू होती है जो ओमनिवोरस हैं, ये सब उनकी वजह से हो पाता है। दुनिया की 35% फसलें इनके सहयोग पर निर्भर करती हैं। पौधे स्टारलाइट खाते हैं और हम और जानवर हम पौधे खाते हैं, और वो सिर्फ उपलब्ध खाने की मात्रा को ही नहीं बढ़ाते। ये बायोडायवर्सिटी भी उन्हीं की देन है जिसने हमें खाने की सप्लाई पर इस कदर निर्भर बना दिया है। पर हम उनसे भी बहुत काम करवा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अब कई प्रकार की मधुमक्खियां लुप्त होने की कगार तक पहुंच गई हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहां जा रहे हैं। कृषि के आविष्कार से हुए फायदे और नुकसान हमें यहां लेकर आए हैं, हॉल्स ऑफ एक्सटिंक्शन में। एक स्मारक जिसे पृथ्वी के इतिहास की उन घटनाओं की याद में बनाया गया है जिनमें अनगिनत जाने गई हैं। यह जीवन के पेड़ से टूटी हुई टहनियों की निशानी है। जीवन के इतिहास में 5 बार ऐसी खतरनाक और भयानक प्रलय आई है कि ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर छठी कुछ बिल्कुल ही अलग है। जब पिछली बार हम यहां पर साथ थे, तब इस हॉलवे का कोई नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों में यह सहमति नहीं बन पा रही थी। उस समय हम लोग एक प्रलय के बीचों बीच थे। अब स्थिति बदल गई है। अब इस हॉलवे का एक नाम है। यह हमारा है, द एंथ्रोपोसीन। ग्रीक भाषा में एंथ्रोपो का मतलब इंसान होता है और सीन का मतलब हाल ही में।
हमारे पूर्वजों के शिकार करने की वजह से ये प्रजातियां अब विलुप्त हो गई हैं। इनमें हमारे कजिन्स निएंडरथाल्स शामिल हैं। आखिर हमारी प्रजाति ऐसी क्यों है कि हम जहां पर भी जाते हैं अपने साथ मौत ले जाते हैं? यहां से आगे भविष्य है। अभी भी देर नहीं हुई है। हम इस कॉरिडोर को और लंबा होने से रोक सकते हैं। नाकामी पर नतीजा जानते ही हैं। पर अगर कामयाब रहे, आइए मेरे साथ। भविष्य में सिर्फ कुछ दशकों के बाद प्रोजेक्ट स्टारशॉट, जिसमें हजारों स्पेसक्राफ्ट का एक झुंड पृथ्वी से निकलेगा। एंडीज माउंटेन्स के पश्चिम में एटाकामा डेजर्ट का यह हिस्सा इतना सूखा है कि यहां आज तक बारिश नहीं हुई है। और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें बिल्कुल साफ आसमान चाहिए होगा। जब पहली बार जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आया तो उसे किसी ने नहीं देखा। जब पक्षी पहली बार आसमान में उड़े थे तो उसे रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। पर इस बड़े कदम का हर तरीके से और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है। आखिर हम पहली बार अपने क्राफ्ट्स को सीधे दूसरे सूरज के ग्रहों पर भेज रहे हैं। अल्फा सेंचुरी सिस्टम। ये वो शिप्स हैं जो हमारी सेंसेस को वहां ले जाएंगी। ये वो इंटरस्टेलर सेलिंग शिप्स हैं जिन्हें लाइट चलाती है। इनके हल्स का वजन 1 ग्राम से कम है और एक मटर जितने बड़े हैं। पर फिर भी इनमें वो सब कुछ, बल्कि उससे भी ज्यादा है जो नासा के वॉयेजर्स में था। जब लेजर्स के इस फेज्ड अरे से पहली लाइट निकलेगी तो स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कुछ ही मिनटों में 0 से लाइट की गति के 20% तक पहुंच जाएगी। इस हर एक नैनोक्राफ्ट के अंदर वो सब होगा जो एक नए तारे की दुनिया पर नजर डालने के लिए जरूरी है। और उन सब दृश्यों और वैज्ञानिक जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा। अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा खाली है, पर वहां कुछ छोटे धूल के कण हैं जो उस तेज रफ्तार पे चल रहे नैनोक्राफ्ट से टकराने पर उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उन वजहों में से एक है कि हमें ये बहुत सारे भेजने पड़ रहे हैं। वॉयेजर 1 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। उसे यहां से निकले 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन नैनोक्राफ्ट्स को उससे आगे निकलने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे। ये काफी तेज है, पर फिर भी लाइट की गति का 20% ही है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो ये 20 साल का वन वे ट्रिप है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी में एक दुनिया ऐसी भी है जिसमें जीवन हो सकता है। हमारे रोबोटिक जासूस इन नई दुनियाओं की जानकारी भेजेंगे। उनके संदेश हम तक रेडियो वेव्स के जरिए लाइट की गति से पहुंचेंगे। उन्हें हम तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। 20 साल एक तरफ, 4 साल में वापस, यानी 24 साल का राउंड ट्रिप।
आप में से बहुत से यहां होंगे। आप प्रकृति की किताब के उन नए पन्नों को पढ़ेंगे और लिखेंगे और बताएंगे कि भविष्य में कहां जाना है। और उस वक्त पृथ्वी, महासागर और आकाश के ये दायरे नहीं होंगे।